कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज दूसरी क्लास है हम लोग का फिजिक्स का, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा का 1 शॉट वीडियो करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10th का भौतिक विज्ञान, या आप बोल सकते हैं साइंस का आपका 11 नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, जो कि चैप्टर 10 या आप बोल सकते हैं फिजिक्स का जो पहला 1 शॉट किया था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उससे रिलेटेड चैप्टर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद देखिए यह किसके लिए है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम जो है ना, वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जेके बोर्ड हो, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है जो क्लास 10th लेवल का साइंस पूछते हैं, उनके लिए भी कंप्लीट हेल्पफुल रहने वाली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पीडीएफ नोट कैसे मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि पीडीएफ नोट कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, ये फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ और कंप्लीट क्लास 10th मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, कंप्लीट क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं जी। ठीक है, चाहे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे समझते हैं, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर का नाम है मानव, है ना, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मानव नेत्र से, जैसे कि आप लोग इससे परिचित होंगे, है ना। मानव नेत्र तो सभी जानते हैं, सभी के पास 2 है, क्या किसी के पास 3 है जी? हाँ, शंकर जी के पास 3 है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मानव नेत्र आखिर होता क्या है, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए मानव नेत्र, मानव जिस अंग से किसी भी वस्तु को देखता है उसे हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मानव नेत्र का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दिक् तंत्रिका होती है। ये दिक् तंत्रिका काम होता है क्या, कि जो भी यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ना, जो भी चीज़ हम देखते हैं, जैसा रंग देखते हैं, कैसा देखते हैं, नहीं देखते हैं, उन सभी चीज़ों को जो प्रतिबिंब हमारे माइंड तक जाती है, यानी हमारे दिमाग तक जाती है, वो दृक् तंत्रिका के द्वारा होते हुए ही जाती है, यानी इस तरह की होते हुए जाती है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे आता है ये दृष्टि पटल का भाग हो गया, जिसपे आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये दर्व हो गया, जहाँ के अंदर दर्व पाया जाता है। यहाँ पे जो आपका लेंस लगा होता है, ये क्रिस्टलीय लेंस वाला भाग हो गया। ठीक है, उसके बाद लेंस के दोनों छोर के ऊपर ये जो आप देख रहे होंगे थोड़ा, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको ये पक्षाम्बी पेशी होता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली होता है, यहाँ पे परितारिका है, स्वच्छ मंडल है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझने वाले हैं। ये आँख के पार्ट का, है ना, कलर होता है। ठीक, सॉरी कलर नहीं, आँख के जो आँख का जो है वो भाग होता है। आगे समझते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात समझेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ज़रूरी होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताते चलेंगे आप सभी को। यहाँ पे सबसे पहली बात याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या उत्तल लेंस का व्यवहार करता है। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आप सभी को याद रखना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है हमारी आँख। याद रखिएगा क्वेश्चन के, है ना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद सबसे दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, जिसे हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं। याद रखिएगा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। चलिए उसके बाद आखिर ये रेटिना होता क्या है, बारी बारी से हम लोग समझते हैं। ये आँख का प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका रेटिना, दृष्टि पटल, जिसपे आपका प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा ये एक, है ना, मानव नेत्र एक कमरे की भांति होती है। इसका जो लेंस है यानी सिस्टम है, ये प्रकाश संग्राहक पर्दे जिस पर प्रतिबिंब बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। यानी सिंपल सा बात है कि ये मानव नेत्र का एक ऐसा भाग होता है जो कमरे की तरह दिखाई देता है, बंद सिस्टम की तरह दिखाई देता है, जिसमें प्रकाश आने के बाद प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके बाद आता है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ठीक है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं, जिसे आप क्लीन सर्कल बोलते हैं या कॉर्निया बोलते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश जो एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये आँख का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना आपका, ये पतली झिल्ली सा लगा होता है, आप लोग, है ना, वो समझ सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, जिसमें
जो आपका प्रकाश है वो प्रवेश करती है नेत्र से होते हुए। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ये जो आपका स्वच्छ मंडल है यानी कॉर्निया है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्वच्छ मंडल, ये जो है स्वच्छ मंडल, ये देखिए ऊपर वाला भाग जो है ना, ये आँख का सबसे ऊपर वाला भाग, यही आपका स्वच्छ मंडल होता है जिससे प्रकाश जो है ना वो प्रवेश करती है। चलिए उसके बाद आता है नेत्र गोलक यानी आईबॉल। ठीक है, तो नेत्र गोलक क्या होता है, जिसे हम आईबॉल भी कहते हैं। तो नेत्र के अग्र पृष्ठ पर एक झिल्ली जो गोलाकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं, यानी नेत्र का आईबॉल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या होता है। तो नेत्र के अग्र पृष्ठ पे यानी आगे वाली भाग पे जो एक गोलाकार झिल्ली होता है यानी संरचना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेत्र गोलक बोलते हैं। यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा होगा, ये जो गोलाकार जो है, ये गोलाकार यही आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा नेत्र गोलक होता है। ठीक है, और नेत्र गोलक जो है वो क्या होता है, यहाँ पे इसका यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है ये आपको याद रखना है। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से सबसे पहली क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है, आपसे पूछेगा नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है, तो याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। ठीक है, ये जो है ना ये डिफिनीशन, ये नेत्र के अग्र पृष्ठ पर एक झिल्ली जो गोलाकार होता है उसको नेत्र गोलक कहते हैं। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांशतः अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। याद रखिएगा सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेत्र में प्रकाश की किरण जो प्रवेश करती है वो अधिकांशतः अपवर्तन जो हो जाता है वो कहाँ पे हो जाता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। उसके बाद आता है परितारिका जिसे हम एरिस कहते हैं। याद रखिएगा ये क्या होता है, तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम परितारिका कहते हैं। याद रखिएगा कॉर्निया के पीछे वाली जो संरचना होती है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। परितारिका जो है वो गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, तो यहाँ से सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। याद रखिएगा परितारिका करता है यानी आइरिस करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है कि पुतली किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब आ गया क्वेश्चन पुतली किसे कहते हैं। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की प्रकाश जो है ना उसको नियंत्रित करती है उसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। जो प्रवेश करती है नेत्र में प्रकाश उसको नियंत्रित करने वाली जो अंग होता है आँख का उसे हम पुतली कहते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है कि अभिनेत्र लेंस जो है वो रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये नोट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी आप बोल सकते हैं कि मानव आँख का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, यानी कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा मानव आँख में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनता है, ये बात भी याद रखना है। और कैसा बनता है, तो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन हमारी आँख की जो खास बात यह है कि प्रतिबिंब छोटा बनता है लेकिन हमारी जो माइंड है ना उसको क्या कर देता है, हमें फील करवाता है बड़ा करके। ठीक है ना, वो बड़ा करके या बराबर करके दिखाता है ना, छोटा करके, लेकिन बनता कैसा, छोटा बनता है। याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है। उसके बाद चलिए आगे आते हैं, आपका समजनन क्षमता के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, यानी पावर एकोमोडेशन क्या होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा है कि समजनन क्षमता से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में पूछा था। तो याद रखिएगा कि नेत्र की वह क्षमता होती है, यानी अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को नियंत्रित करती है, यानी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजनन क्षमता कहते हैं। ये समजनन क्षमता क्या होता है, याद रखिएगा जैसे जैसे बुढ़ापा होती है ना, एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है तो एक पावर एकोमोडेशन जो है वो आँख की कम हो जाती है, यानी आँख की समजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और जिसके कारण जो है हमारी आँख में खराबी उत्पन्न होने लगता है, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अभी इतना ही समझना है कि समजनन क्षमता कहते हैं किसको हैं। चलिए आगे समझते हैं वहाँ की, है ना। कि अब आता है आपका निकट पॉइंट यानी नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट क्या होता है इसको आप लोग समझ सकते हैं। देखिए नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हम अपने आँख से किसी भी वस्तु यानी
नज़दीक से नज़दीक वस्तु को देखते हैं उसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं। यानी कहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखिए वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई भी रखी वस्तु जो है वो बिना किसी तनाव के बहुत ही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उसको नियर पॉइंट कहते हैं। यानी वह वस्तु है ना जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं, आसान तरीक़ा से देख सकते हैं, आँख में कोई भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी सिमिलरली अगर आपने आँख खोला और आपको दिख जाना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु। वो न्यूनतम दूरी होना चाहिए, है ना। दूर को तो आप देख ही सकते हैं जितना हो सकता है उतना, लेकिन नज़दीक का बात कर रहे हैं, नहीं होता है तो आप अपने आँख के बिल्कुल करीब कोई भी लेटर को बहुत नज़दीक कर लेना, आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं तो दिखाई देगा, लेकिन वो न्यूनतम दूरी जहाँ से दिखाई देना शुरू होता है उसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। चलिए समझते हैं आगे। तो आँख का न्यूनतम जो दूरी होता है याद रखिएगा वो 25 सेंटीमीटर का होता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आँख का जो न्यूनतम पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है, निकट बिंदु होता है, निकटतम दूरी होता है, वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा निकटतम पॉइंट किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है जिससे कोई भी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है आँख के द्वारा, उसको हम निकट पॉइंट कहते हैं। याद रखना है आप सभी को। आगे चलिए, उसके बाद आता है दूर पॉइंट यानी दूर बिंदु। तो दूर बिंदु क्या होता है, तो वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकती है। यानी हमारा नेत्र जो है किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु को देख सकते हैं, उसको हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। जैसे अगर माने आप, है ना, मान लीजिए कि आप मतलब सीधे देखना शुरू किया, तो आपकी आँख का वह दूरी, वह क्षमता जहाँ तक आप किसी भी वस्तु को, दूर रखी वस्तु को मतलब फ्रीली रूप से आसान तरीक़ा से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, उस बिंदु को हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। ये आपका अनंत होता है, यानी कि आप अनंत दूरियाँ तक जो है वो देख सकते हैं, अनंत दूरियाँ तक देख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ऐसा नहीं है कि आप अनंत बोला है तो इसका मतलब हम जो है ना वो चांद को, मतलब चांद को देख सकते हैं, यानी हम जो वो मंगल ग्रह को देख लिया, या फिर बहुत दूरी आकाश में तारे तो देख लेते। देखो अब तारा कितना दूरी है उसको भी देख लेते हैं, तो इसीलिए जो है ना बहुत बड़ी लंबी दूरी को हम लोग अनंत बोल देते हैं, क्योंकि अनंत एक रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद याद रखिएगा आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद चलिए आगे समझते हैं मोतियाबिंद क्या होता है। आपने सुना होगा किसी भी, है ना, व्यक्ति के मुंह से कि इसको मोतियाबिंद हो गया है ना, या कभी भी आपने ऐसा भी बोला होगा कि आपको दिखाई नहीं देता है जो आँख में मोतियाबिंद हो गया है। चलो आगे देखो यहाँ पे क्या होता है आखिर मोतियाबिंद। तो देखिए अधिक वायु, है ना, अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। दूधिया का मतलब जो किसी का आँख जैसे ही अधिक आयु का बोला गया है, यानी जैसा जिसका एज बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी ज़िंदगी के अंतिम चौराह पर जो पहुंचने वाले होते हैं ना, उनका कभी कभी किसी व्यक्ति का देखिएगा कि जो आँख का कलर होता है, लेंस होता है, वो धुंधला कलर का हो गया या दूधिया कलर का हो गया, दूध के जैसा हो गया, और साथ में उसका जो है ना धुंधला हो जाता है, यानी कोई भी वस्तु जो है उसको क्लियरली नहीं देख पाता है, चाहे वो निकट की वस्तु हो या फिर दूर की वस्तु हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं आगे क्या है। अब आता है आपका दृष्टि दोष या उसका संशोधन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी पॉइंट आप सभी को मैंने यहाँ पे बताया है, सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर होगा, किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आता है आपका दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष क्या होता है और उनका संशोधन सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट यानी खराबी, है ना, खराब हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, दोष। तो अब जो है वो टॉपिक का ही नाम है दृष्टि दोष, यानी दृष्टि का खराब हो जाना, है ना, उसको हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। और उसका संशोधन कैसे करते हैं, अगर आपका दृष्टि मान लीजिए खराब हो गया तो आप उसका संशोधन कैसे कर पाते हैं। किसी का जो है वो देखिएगा, है ना, चश्मा लग जाता है आँख में, कम ही उम्र में चश्मा लग जाता है, इसका क्या मतलब, उसका दृष्टि जो है वो खराब हो गया। तो फिर चश्मा क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका संशोधन हो सके। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आँख में खराबी कैसी होती है और उनका हम संशोधन कैसे कर सकते हैं। चलिए तो आगे समझते हैं आखिर ये क्या होता है। तो नेत्र धीरे धीरे अपनी समझनम क्षमता खो सकती है, ठीक है। व्यक्ति जो है वो वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, समझना क्षमता खो जाती है, यानी पावर खत्म हो जाती है, जिसके कारण जो है उसका आराम से कोई भी वस्तु नहीं देख पाता, चाहे वो निकट की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, याद रखिएगा, आंख में जो है अपवर्तन दोष होने पर दृष्टि धुंधली हो जाती है। यानी जब भी आंख में अपवर्तन का दोष हो जाता है तब दृष्टि कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। अपवर्तन दोष का मतलब वही हुआ, दोष हो जाना यानी खराबी हो जाना। यानी जब भी आंख में कोई भी खराबी होता है तो दृष्टि धुंधली हो जाती है, यानी कोई भी वस्तु आपको क्लियरली नहीं दिखती। हो सकता है कि आप दूर की वस्तु देखने में आपको परेशानी हो, यानी धुंधला दिखाई दो, या किसी को होता है कि वो नज़दीक की वस्तु को धुंधला दिखाई देता हो, तो ऐसा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किसको क्या हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो याद रखना है कि दृष्टि दोष जो वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं इनके बारे में हम समझते हैं बारी बारी से, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। चलिए समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसे मोपिया भी कहते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। सबसे पहली पॉइंट, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है वो निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती है, उससे हम क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्लियर आपको समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति के आंख में, या कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि निकट की वस्तु तो अच्छे तरीक़े से देख सकती है पर दूर की वस्तु देखने में उसको परेशानी आती है, धुंधला दिखाई देता है उसको, इसका मतलब है कि वो जो है उसके पास क्या हो गया है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया, मोपिया हो गया, याद रखिएगा, है ना। तो अब याद रखने का तरीका भी सर ये बड़ा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं रहना। देखिए निकट दृष्टि, अब ये इतना को छाड़ दीजिए आप, निकट दोष को हटा दीजिए, निकट दृष्टि। अब इसका क्या मतलब है, निकट दृष्टि का क्या मतलब है कि निकट की दृष्टि तो है, निकट की दृष्टि है लेकिन दोष है। दोष है तो दोष किस में है, तो दूर में है। ऐसे याद रखना आपको, दोष किस में है, तो दूर में होता है, ठीक है। तो आया समझ में, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर निकट दृष्टि बोल रहा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। निकट दृष्टि, इसका मतलब निकट की दृष्टि है लेकिन दोष है किस में, तो दूर में है, याद रखिएगा। ये याद करने का तरीका है आपका, ठीक है, कन्फ्यूजन कभी नहीं होना है। चलिए उसके बाद देखिए आखिर इसका रीजन क्या है ना। कोई भी वस्तु है ना जो स्पष्ट देख सकती है निकट तक लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती। देखिए एक इसका जो है एक रीज़न तो ये भी होता है, ये डीएनए पर भी डिपेंड करता है। यानी किसी के अगर फैमिली के मेंबर से पहले, यानी पूर्व जनरेशन से पहले जो है वो किसी का खराब होता है तो अगले में आने की चांस रहता है कि अगला का भी खराब होगा, उससे अगला का भी खराब होगा। उसके बाद दूसरा डिपेंड ये भी करता है, याद रखिएगा, दूसरा फैक्टर मेन ये भी है कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है जिसका मतलब वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती है ना। और ज़्यादातर केस में यानी 90% व्यक्ति को जो आजकल में क्या हो रहा है, तो ये निकट दृष्टि दोषी हो रहा है। 90% इंसान को जो अब क्या हो रहा है, 90% इंसान को निकट दृष्टि दोष ही हो रहा है। और वो कब हो रहा है, तो ये है ना, ये ज़्यादा नहीं, ये 5 से 6 साल या 7 साल बता सकते हैं, 7 से लेकर ना 20 साल की उम्र तक के आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं। यानी बच्चों में इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, पहला रीज़न जो है आप सभी को याद रखना है ना, मोबाइल फ़ोन भी है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप है। उसके बाद है नियर पॉइंट, है ना। नियर पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आप जो है ना, जैसे आप भर दिन अगर पढ़ता ही रहता हो, ठीक है, अगर हम भर दिन अगर सारा दिन अगर आप पढ़ते रहते हैं, आप कमरे में हैं, तो आप जो है हमेशा क्या देखते हैं, आप निकट दृष्टि को ही देखते रहते हैं, हमेशा पास की वस्तु को ही देखते रहते हैं। कभी आपने सोचा भी होगा ये भी चीज़ कि कभी बोला जाता है आपको कि मोबाइल मत देखो, आपका आँख खराब हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि आप जितना समय जो है ना, अगर आप नज़दीक के वस्तु को देखने में बिताते हैं तो आपका जो
आई वेल है ना, आँख का जो आकार है ना वो क्या हो जाता है, वो इलोंगेट हो जाता है, यानी बड़ा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आँख का जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो पाता, आँख का संतुलन नहीं बन पाता है ना, वो ज़्यादा समय बिताने के चलते वो एक ही शेप का आँख हो जाता है। अब एक ही शेप का, क्योंकि आँख का रीजन ये है कि अगर मान लो ऐसा है तो कभी आप दूर की वस्तु देखता है तो ये क्या होता था, ये मतलब ये कम हो जाता है, फिर कभी बढ़ जाता है फोकस दूरी, कभी कम हो जाता है, यानी जैसे जैसे वस्तु को देखते हैं तो वो वैसे वैसे आपका आकार लेता रहता है। लेकिन अगर लगातार अगर आप एक ही कमरे में बिताते हो या नियर पॉइंट के पास अगर आप बिताते हो तो आँख का आकार उसी आकार में ढल जाता है। फिर दूर की वस्तु अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो आपका आँख जो है ना वो शॉर्टने नहीं होता है, यानी छोटा नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप जो है दूर की वस्तु देखने में धीरे धीरे प्रॉब्लम करके आने लगती है। तो ये इसका बेसिकली इसका सिंपल सा रीज़न होता है, याद रखिएगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए है ना, पढ़ाई करते समय अगर मान लो आपने 1 घंटा पढ़ा, एक घंटा में है ना, याद रखिएगा। अब उसके बाद कम से कम 5 मिनट का जो समय होगा वो आप बाहर की वस्तु, यानी कि अगर आप अपने रूम में पढ़ते हैं तो रूम से बाहर छत पे जाके या फिर रूम से बाहर जाके बाहर की दूर की वस्तु को आपको देखना है, याद रखिएगा, ताकि आपकी जो आई वेल का शेप है वो कभी भी चेंज ना हो। उसके बाद अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो बिल्कुल ही कम यूज करें, अगर काम के लिए ही करें, और अगर मोबाइल यूज करना नहीं छोड़ते हैं तो करीब अगर मान लो 1 घंटा मोबाइल आपने देखा तो 5 मिनट का आँख को रेस्ट होना चाहिए और दूर की वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रीजन होता है निकट दृष्टि दोष के अंदर। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, वही रीजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इमेज को आप लोग समझिए। ये अभी जो है ना यहाँ पे ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरतम पॉइंट है, यानी अभी जो है ये नेत्र में कोई भी समस्या नहीं है। ये पहला जो इमेज दिख रहा होगा ये अभी नेत्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपका लेंस लगा है और ये ओ नामक वस्तु से प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पे आपके जो है नेत्र में प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे बनना चाहिए वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, हमें क्लियर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अगर आपके नेत्र में दोष आ रहा है, निकट मतलब आपके जो नेत्र है ना उसकी साइज बदल जाती है। साइज क्यों? ये लेंस का ही साइज बदल जाता है, आईवेल का साइज बदल जाता है ना, नेत्र व्यास का साइज बदल जाता है। इसके कारण क्या होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, किरण आया अगर दोष हो गया तो यहाँ पे होता है क्या कि ये देखो यहाँ पे किरण यहाँ पे मीट कर रहा है, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, लेकिन उसके बजाय यहाँ पे जैसे ही प्रॉब्लम आया ये यहाँ पे न बन के, देखो यहाँ पे न बन के ये पहले ही बन जा रहा है। ये जो नेत्र का पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे ये पहले ही बना दे रहा है प्रतिबिंब। और बताओ जहाँ पे बनना चाहिए अगर उससे पहले ही बन जा रहा है तो कहाँ से हमको दिखाई देगा, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं अपनी लेंस का, ठीक है, यानी चश्मा का उपयोग करते हैं। तो बताओ किसका उपयोग करते हैं हम, चश्मा का उपयोग करते हैं। तो कौन से चश्मा का उपयोग करते हैं, ये देखो। अब आपने पहला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। बताओ ये किस चीज़ का साइन है, ये ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। बताओ, और अवतल लेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वन शॉट जाके देखिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो भी किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा, इसलिए मैंने बोला था उस चैप्टर से बिल्कुल ही रिलेटेड चैप्टर है। तो ये किसके लिए, देखो निकट दृष्टि देश के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। और अवतल लेंस क्या करता है, हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और जैसे ही फैला देता है तो ये नज़दीक आ गया था प्रकाश की किरण, है ना, तो नज़दीक आ गया था तो ये क्या आ गया, फिर दूर भेज दिया, और दूर भेज दिया तो उस पॉइंट पे भेज दिया जहाँ पे प्रतिबिंब बनाना चाहिए था। और इसके लिए है ना यहाँ से आपका दृष्टि सुधार हो जाता है। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद समझते हैं यहाँ पे आगे। देखिए अब आता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण। वैसे मैंने आपको कारण बता दिया है ना, कारण बता दिया, उसी से रिलेटेड कारण ये है, ठीक है ना। वो आपको मैंने फैक्ट बताया जो उसका ओरिजिनल पॉइंट होता है। लेकिन अगर इस एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर आपने देखा यहाँ पे कि आपको लिखना है तो क्या होता है, बात वही जाता है घुमा फिरा के कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना, यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। यानी आप बोल सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि फोकस दूरी कम हो जाने के कारण निकट दृष्टि दूर होता है। फोकस दूरी क्यों कम होता है, जैसे मैंने बताया मोबाइल
के बारे में, नियर पॉइंट में ज़्यादा समय बिताने के कारण, ये सभी कारण होता है जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाता है और प्रतिबिंब पहले ही बनने लगता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि आई वेल का लंबा हो जाना, मैंने बोला कि लॉन्गेट हो जाना यानी इलोंगेट हो जाना, बड़ा हो जाना, यानी कि आँख का गोलक है ना उसका बड़ा हो जाना या एक ही साइज का हो जाना जिसके कारण होता है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में अगर कभी पूछता है या कोई पूछता है आपसे तो आप बता सकते हैं आसानी तरीका से, कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो है वो निवारण कैसे होता है ना, दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात कि निकट दृष्टि दोष आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण यानी निकट दृष्टि दोष का आप बोल सकते हैं संशोधन या सही किस प्रकार से किया जाता है, तो अवतल लेंस से किया जाता है। याद रखिए किससे किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा कहते हैं, तो अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा चाहे ऑप्शन में आपको अवतल लेंस दिखे या इसके जगह पे हो सकता है एग्जामिनर तेज और तराक निकले वो अपसारी लेंस बोल देगा, अभिसारी लेंस बोल देगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है अपसारी लेंस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, अपसारित कर देता है, विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसी प्रकार से अब आता है आपका दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष आखिर क्या होता है, ठीक है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। सेम उसी का उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी आप सभी को नहीं होगा। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, ठीक है, परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती है ना। उसका रीजन क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आप निकट की वस्तु होते हैं ना उसको आप नहीं देख पाते हो, लेकिन दूर की वस्तु को आपने आसानी से देख लेता है। इसको क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। चलिए तो इसका रीजन क्या होता है, सेम उसी का उल्टा, जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि कोई व्यक्ति या कोई भी छोटे बच्चे, देखिए 7 से 8 साल से लेकर 20 साल की उम्र में जो है उन पढ़ाई करते हैं या मोबाइल चलाते हैं या बंद कमरे के अंदर रहते हैं, तो नियर पॉइंट पे ज़्यादा वर्क करते हैं, जिसके कारण उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। अब ये दूर दृष्टि दोष किस में होता है, तो ये 20 वर्ष के बाद की जो है ना, मतलब जनरली का बात कर रहे हैं हम, 20 वर्ष या 25 वर्ष हो यानी 20 या मान लो 30 से प्लस, है ना, 30 से प्लस के उम्र के लोगों में आपने जब देखा होगा ये दोष अक्सर होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। और उसके चश्मा में आपने कभी गौर किया होगा, जो है जिसके चश्मा में कुछ इस प्रकार से एक अलग सा लेंस दिखाई देता होगा आपको, जिसमें क्लियरली आपको लेंस दिखाई देता होगा। याद रखिएगा वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। वो या समझ लेना उसको देखकर कि ये दूर दृष्टि दोष है उसके अंदर, ठीक है। और ये क्यों होता है 30 प्लस के उम्र के बाद, इसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि जो व्यक्ति है ना, यहाँ पे देखो, जो व्यक्ति दूर में ज़्यादा समय बिताएगा यानी दूर की रखी वस्तु को ज़्यादा समय से देखेगा, उसमें आता है दूर दृष्टि दोष। यानी कि मान लो कि अगर कोई बाहर फैक्ट्री में काम करता है या फिर कोई किसान है ना, कोई घर पे काम करता है, कोई बाहर की काम मतलब कोई रिक्शा चला रहा है, या कोई क्या करता है, कोई ड्राइवर लोग है ना, कोई ड्राइवर है, तो बताओ ड्राइवर लोग क्या करते हैं, नज़दीक की वस्तु नहीं देखते हैं, वो हमेशा दूर की वस्तु पर उसका निगाहें रहती है, और इसके लिए जो है उसका आँख का शेप जो है ना छोटा रह जाता है, यानी फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे बढ़ जाता है। और जो आईवेल का शेप है ना, आईवेल नेत्र गोलक का जो व्यास है ना, वो क्या हो जाता है, बड़ा होने के बदला छोटे हो जाते हैं और एक ही आकार में ढल जाते हैं, जिसके कारण उसमें आ जाता है दूर दृष्टि दोष। यानी उसके बाद उसको निकट की दृष्टि देखने में परेशानी आने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं इसका जो रीजन है, वहाँ पे सेम ही बात है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। बताओ यहाँ पे पहले तो सही है, पहली अवस्था में बिल्कुल ही सही है। उसके बाद अगर जैसे ही देखो यहाँ पे हुआ कि अगर यहाँ पे एन नामक कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब में से प्रकाश की किरण गया नेत्र से होकर, है ना, लेंस से होकर गुजर रहा है। देखो यहाँ पीछे वाले केस में निकट दृष्टि उसमें पहले ही बन जा रहा है, रेटिना से पहले यानी बन जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना के बाद में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाद में बन रहा है। अब जब बाद में बन रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे फोकस दूरी जो है वो बढ़ गया।
और फोकस दूरी जैसे ही जो है यहाँ पे बढ़ गया, इसका मतलब है कि इस दोष में दृष्टि है ना आ गई, दृष्टि दोष आ गई है। और कौन सी दृष्टि? दीर्घ दृष्टि दोष बोल सकते हैं या आप दूर दृष्टि दोष बोलो, एक ही बात है। और इसका निवारण किस प्रकार से करते हैं? देखो इस लेंस को क्या कहते हैं, अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पाया तो फिर से वही बात, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं और इसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस हम जानते हैं फोकस है ना, जो आपका प्रकाश आ रही होती है किरण, उसको क्या कर देता है, एक ही पॉइंट पे क्या करता है, मिला देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। ये दूर की पॉइंट है उसको कम कर देता है, कम कर देता है यानी कन्वर्ज कर देता है एक ही पॉइंट पर। इसीलिए इसको याद रखिएगा, अभिसारी किरण पुंज भी कहते हैं, सॉरी अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं आखिर यहाँ पे। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का जो कारण है वो क्या है? तो सबसे पहली कारण वही बात कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, यानी फोकस दूरी अत्यधिक हो जाने के कारण होता है। दूसरा पॉइंट, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। लेकिन आपने पढ़ा था दूर दृष्टि दोष, सॉरी निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या हो जाता था, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता था। सेम उसका उल्टा होता है। चलिए यहाँ पे भी याद रखने का वही ट्रिक है। तो बताओ क्या ट्रिक है? अगर आपको याद नहीं रहेगा तो दूर दृष्टि यानी क्या है, दूर की दृष्टि तो है, यानी दूर की दृष्टि है यानी सही है दूर की दृष्टि, लेकिन दोष है। आप दोष किस में है यार? दूर में, दूर सही है तो इसका मतलब निकट में इसको दृष्टि में दोष है ना, निकट की दृष्टि में दोष है इसका। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए तो अब जो है वो आगे समझते हैं आखिर इसका जो निवारण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो निवारण है, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI है यहाँ पे। निकट दृष्टि दोष का निवारण जो उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस से किया जाता है। तो बताओ कभी भी आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो किस लेंस से किया जाता है ना। यहाँ पे देख, एक मिनट वेट करिए, सॉरी यहाँ पे है ना, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वही तो हमें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जी। तो यहाँ पे देखो निकट दृष्टि दोष थोड़ी ना होगा, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होगा, सॉरी यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष, सॉरी एक मिनट, हाँ तो दूर दृष्टि दोष होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से, या दूसरे लफ्जों में कह दो अभिसारी लेंस से, क्योंकि ये किरणों को क्या कर देता है, एक ही पॉइंट पे मिट आउट कर देता है, मिला देता है। इसको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है अब मेरा जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसे हम प्रिज्मोफोबिया भी कहते हैं। तो देखिए जरा दृष्टि दोष होता क्या है, जिसमें दोनों प्रकार का दोष हो जाता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है, याद रखिएगा, आसान है। उसके बाद देखिए जरा दृष्टि दोष का जो निवारण होता है, देखिए अगर आपको ये ज्यादा समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि निकट दृष्टि दोष आप समझ गए और दूर दृष्टि दोष दोनों समझ गए। दोनों ही प्रकार की जहां पे प्रॉब्लम आ जाए उसको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसमें निकट की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे और दूर की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे, तो वहां पे क्या होता है, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ये कब होता है, तो ये याद रखिएगा ना, जैसे ही आयु बढ़ते है ना, बढ़ते चली जाती है, यानी सीधा लफ्जों में के तो बूढ़ा होते होते जो है ये जरा दृष्टि दोष आने लगता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसका जो निवारण होता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। जरा दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो द्विफोक्सी लेंस के द्वारा किया जाता है, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों से मिला जो लेंस बनता है उसे हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं और इनसे किया जाता है। तो याद रखना है आप सभी से, कभी पूछा जाए कि बताओ जरा दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो किससे होता है, तो द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है। और द्विफोक्सी लेंस होता क्या है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, और अगले टॉपिक का नाम है अब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन का घटना। अगर आप देखो अब यहाँ से आता है ये अपवर्तन तकनीकी है, अपवर्तन होता क्या है ना। तो जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ा है पहला लेक्चर ना, उन सभी छात्रों को बहुत ही परेशानी आने वाला है। इसीलिए मैंने बोला है कि पहली की क्लास जाके आप लोग देखिए, है ना। जो वन शॉट आपको सभी को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवाया था, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वैसे देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन को थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए अपवर्तन होता क्या है, एक ऐसी घटना होती है कि जैसे ही माध्यम बदलती है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो होता क्या है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। ठीक है ना, अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे मान लो कि ये एक मीडियम बताया था, है ना, रेयर मीडियम मान लीजिए, ये आपका डेंसर मीडियम होता है। प्रकाश की किरण ऐसे आया ना, तो ये नॉर्मल बीच में होता है, और प्रकाश की किरण या तो इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा, है ना। इस बड़ी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन। जहाँ पे
प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा से जो है वो विचलित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो प्रिज्म से, है ना, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रिज्म क्या होता है, अब देखने वाले हैं कि प्रिज्म आखिर होता क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा प्रिज्म, है ना, ये आपका होता है प्रिज्म, देखिए यहाँ से, है ना। तो ये प्रिज्म आप पढ़ भी सकते हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति का होता है जनरली, जो 5 सतहों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा ये 3 सतह आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप त्रिभुज को अगर देखिएगा तो ये देखिए एक सतह, ये तो ऊपर वाला, ये साइड वाला, एक साइड वाला, इसी के अंदर वाला और इसके नीचे वाला, तो ये 5 सतह टोटल होते हैं, याद रखिएगा। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रिज्म जो है वो कुल कितने सतहों से घिरा होता है, तो आप सभी को याद रखना है कि 5 सतहों से होकर घिरा होता है, ठीक है। देखिए ये होता क्या है कि यह एक कांच का स्लैब होता है, यानी एक कांच, मतलब कांच से बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कांच का स्लैब होता है, यानी कांच का ही मतलब कांच से ही निर्माण हुआ होता है, उसको हम कहते हैं कांच का स्लैब, ठीक है। तो जिससे प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। ये होता क्या, जैसे ही बताओ, अब कांच के पास क्या होता है, अब ये जो कांच है, कांच के पास अपवर्तनांक होता है ना, कांच के पास अपवर्तनांक, जिस माध्यम के, और एक प्रकार का ये माध्यम की तरह वर्क करता है, और इसके पास कुछ न कुछ अपवर्तनांक होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश विचलित हो जाता है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था। और अब यहाँ से देखो हो क्या रहा है, ये आपके पास एक प्रिज्म है ना, प्रिज्म ये एक क्या मतलब ठोस माध्यम है, जिसके पास अपना का खुद का अपवर्तनांक होता है। जैसे ही हम श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजारते हैं ना, ऐसे श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट को जब हम इससे गुजारते हैं, तो ये देखो कितने कलर में डिवाइड हो जा रहा है ना, 7 रंग में डिवाइड हो जाता है, यानी 7 रंग में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रिज्म के पास अपना माध्यम होता है, और जितने भी कलर होते हैं ना, ये 7 के 7 जो कलर होते हैं, आप सभी को याद रखना है कि श्वेत जो प्रकाश है वो कितने कलर से बन के मिल के बना होता है, तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। सूर्य का प्रकाश जो है वो श्वेत कलर का होता है, वो कितने रंगों से, 7 रंगों से होकर मिल के बना होता है। देखिए आखिर ये तो हम समझ गए कि चलो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से विचलित हो जाता है, लेकिन विचलित हो जाता है, लेकिन 7 रंगों में कैसे टूट जाता है, ये भी एक सवाल आता है। याद रखिएगा, देखिए हर एक कलर का, यानी हर एक रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, वो अलग अलग होता है ना, सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण जो है वो प्रकाश जब बैंड करता है तो ये अपने अपने अलग अलग कंस्टिट्यूट में पार्टिकल में टूट जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य के कारण और साथ में अपवर्तन घटना के कारण, दोनों के कारण, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर मैथमेटिकली देखें तो प्रिज्म से आप कुछ संबंधित चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से मतलब ये तो हायर क्लास की बातें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे दिया होता है तो थोड़ा आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। बाकी आप जैसे ही अगली क्लास में जाइए क्या, तो वहाँ से अच्छे तरीक़ा से आपको यहाँ पे पढ़ना को मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक किरण ये से जा रही होती है ना, ऐसे ही निकलता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो ये जो आपका PE है ना, ये PE को हम क्या बोल देंगे, आपतित किरण, यानी आने वाले। EF को, यानी ये जो निकल रहा है ना यहाँ पे देखिए E और F, ये वाला बीच वाला जो है, इसको हम बोलेंगे अपवर्तित, यानी ये किरण अपवर्तित हो रहा है। FS को क्या बोलेंगे, यहाँ से देख सकते हैं निर्गत किरण। और प्रिज्म कोण क्या होता है, यानी ए को हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। देखिए यहाँ से ये वाले जो फलक के बीच का कोण है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण बोलेंगे, याद रखिएगा प्रिज्म कोण होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए I बराबर क्या होता है, आपतन कोण हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपतन कोण I है, ठीक है। इसके बाद R जो है वो अपवर्तन कोण है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए। उसके बाद E जो है निर्गत कोण है यहाँ पे, और D जो है वो विचलन कोण है, ठीक है। कहाँ पे D, देखो यहाँ से, ये जो है वो विचलन, यानी ये विचलन कोण ये बताता है कि जो प्रकाश की किरण जो पहले आ रही होती है ना, ये वाला, और ये वाला जो जा रही होती है ना, इसके बीच में जो कोण होता है ना, वो कितना होता है, यानी कितना विचलित हुआ है, यानी कितना डिग्री विचलित होता है ना, ये बतलाता है हमारा विचलन कोण। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी, आप सभी को समझ जाना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आखिर क्या है। तो यहाँ सबसे पहले आप सभी को याद रखना है कि जो प्रिज्म होता है वो कुल 5 सतहों से गिरकर बना होता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये चीज़ कि प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बना होता है। तो याद रखना है आप सभी को 5 सतहों से, या ना कि 3 सतहों से, ठीक है। चलिए उसके बाद समझते हैं प्रिज्म कोण के बारे में, है ना। जो सारे चीज़ें आप सभी को समझा दिया, लेकिन लिखा हुआ है ताकि आप सभी जो है वो नोट पर के अच्छे से अपने खुद से भी समझ सके। तो 2 फार्स फलकों के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं, जैसे आप सभी को यहाँ पे मैंने बताया है। ये
है ना, दो सतहों के बीच के जो कोण होते हैं ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे विचलन कोण के बारे में भी बताया है ना, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण एक ही दिशा है ना की दिशा से एक कोण बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण या डी से जिसको हम डेविएशन एंगल सूचित करते हैं। तो ये सब भी आप लोग जान चुके हैं। चलिए अब जो है आगे हम लोग जानने वाले हैं कि कांच के द्वारा जो है वो प्रिज्म का श्वेत पर है ना श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वही विक्षेपण का मतलब क्या होता है, टूट जाना, ठीक है ना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना, विभाजित हो जाना। तो यहाँ पे देखिए अब कांच के द्वारा हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डिफ्लेक्शन होता क्या है ना, विक्षेपण होता क्या है, देखिए तो याद रखिएगा ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम, है ना, परिभाषा आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, से विचलन किसे कहते हैं, ऐसा है ना। तो ये सब VVI हो जाता है जो आपको मैंने बता दिया। तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में यानी 7 वर्णों में, वर्णों का मतलब होता है रंग, याद रखिएगा, तो 7 रंगों में है ना विभाजन हो जाना जो है वर्ण विक्षेपण कहलाता है, याद रखिएगा, ये होता है आपका विक्षेपण। तो अब जो है हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ गए कि प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है आपका यहाँ पे, है ना, प्रिज्म के द्वारा जो है वो आपका कैसे अपवर्तन होता है, इनको पढ़ लिया। अब जो है वो विक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कांच के द्वारा जो है प्रिज्म के द्वारा है ना, कांच की प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, तो 7 रंगों में है ना विभक्त हो जाता है, याद रखिएगा। और ये 7 रंग क्या क्या होते हैं ना, इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से व्हाइट लाइट आती है ना, ये प्रिज्म है आपके पास, ग्लास प्रिज्म। तो सबसे ऊपर जो है याद रखिएगा रेड कलर होता है और सबसे नीचे जो है वो वायलेट होता है, यानी रेड का मतलब लाल है, सबसे नीचे जो है वो बैगनी होता है। तो याद रखिए ये चीज़ आपसे पूछा भी जाता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, तो लाल होता है, सबसे नीचे कौन रहता है तो बैगनी रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होता है, ऑरेंज होता है, उसके बाद येलो होता है, ऑरेंज का मतलब क्या होता है नारंगी, उसके बाद पीला, है ना, उसके बाद ग्रीन का मतलब हरा होता है, ब्लू नीला हो जाता है, इंडिको यानी बैगनी, ये भी देखिए वायलेट का मतलब बैगनी, इंडिको का क्या मतलब होता है थोड़ा हम भी देख लेते हैं, है ना, ये यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हिंदी में होगा, जामुनी कलर का होता है, ठीक है जी। इंडिको का मतलब क्या होता है, जामुनी का कलर होता है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें इसमें जो है महत्वपूर्ण, आप सभी याद है ना, सभी याद रखना है कि कौन कौन सा कलर होता है ये भी, और इसका ट्रिक भी होता है, यहाँ पे देखिएगा विबग्योर होता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है जी, विबग्योर, है ना, विबग्योर। तो वी का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा वायलेट, आई का मतलब क्या होता है इंडिको, बी का मतलब क्या होता है ब्लू, है ना, यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है ग्रीन, उसके बाद याद रखिएगा वाई का मतलब क्या होता है येलो, ओ का मतलब तो ऑरेंज, और आर का मतलब रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से कलर होते हैं, सभी कलर का नाम होता है। और सबसे पहला बात यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सबसे ऊपर कौन सा, यानी सबसे देखिए कम झुकाव वाला किरण कौन सा होता है, तो लाल, है ना, लाल कम झुकाव होता है। ये भी आपसे पूछेगा कि सबसे कम झुकाव किस कलर का होता है, तो लाल का होता है। और सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा झुकाव जो है वो किसका होता है ना, ज़्यादा बैगनी का होता है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा, तो ये 2 चीज़ें आप सभी को यहाँ पे फिलहाल याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर आपसे अगर मान लो कल के डेट में ऐसा भी पूछ लिया कि सबसे बीच में कौन सा होता है, तो देखो 3 इधर काट दो, है ना, 3 इधर काट दो, यानी जो ये ग्रीन होता है ना, ग्रीन, है ना, ग्रीन जो है वो बीच में होता है, यानी ग्रीन कलर जो है वो किस में होता है, बीच में। सबसे बीच वाली कलर कौन सा होता है, ग्रीन का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रंग ये ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, यानी बीच में होता है। और इसी कारण जो है ना वो ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर होता है ना, हरा कलर, वो सबसे अच्छा माना जाता है देखने के लिए, है ना, हमारे पर्यावरण के लिए भी। तो ये सबसे अच्छा होता है ग्रीन कलर। चलिए उसके बाद देखिए आगे समझते हैं। अब आता है वर्णपट, यानी स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्णपट मतलब किसे कहते हैं। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट रह जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वर्णपट क्या कहलाता है, तो प्रकाश के श्वेत वर्ण के 7 रंगों में विभाजन के इस पट्टी को हम वर्णपट कहते हैं, मतलब रंगों का पट्टी। वर्णपट का मतलब क्या होता है, रंगों का पट्टी, है ना। तो देखिए ये एक पट्टी की तरह ही तो बन रहा है ना, ये एक पट्टी की तरह ही तो बन रहा है, 7 रंगों का एक पट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये समझ में आया आप सभी को, है ना, तो किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए जी। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है, तो इस नोट को आप सभी को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ जो है वो आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस टॉपिक से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले
याद रखना है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहली पॉइंट याद रखना है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरी पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है जी? तो लाल रंग का होता है। ठीक है, और आवृत्ति जो होता है, फ्रिक्वेंसी जो है वो सबसे कम होता है, झुकाव सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रख सकते हैं कि लाल रंग का जो है वो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, आवृत्ति और झुकाव सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद समझते हैं आगे। आगे आता है आपका बैगनी। तो बैगनी के बारे में समझते हैं। देखिए बैगनी क्या है? तो बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और आवृत्ति और झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, जैसे कि आप सभी को मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया है। चलिए ठीक है ना, तो ये आपका टॉपिक था। तो ये टॉपिक समाप्त होता है ना, स्पेक्ट्रम। अब देखिए, अब श्वेत प्रकाश का ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ से देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है जी? कि अगर मान लो कि एक प्रिज्म आपके पास ये था पहले से, हम जानते हैं इसे गुजारेंगे तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके आगे एक और प्रिज्म उल्टा करके रख दें, एक प्रिज्म और रख दें सेम एंगल पे, सेम कोण पे, तो क्या बताओ ये फिर से एक श्वेत प्रकाश प्राप्त हो सकता है क्या? हाँ होता है, याद रखिएगा। तो आपसे अगर कभी पूछे कि क्या श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम का पूर्ण योजन हो सकता है, यानी कि क्या पुनः हम उसे उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो यह आपका जवाब होना चाहिए यस, हाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, तो 2 प्रिज्म का इस्तेमाल करके हम आसानी से जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, दोनों का एंगल सेम कर देंगे, है ना, दोनों का माध्य तो आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या हुआ, श्वेत प्रकाश ऐसे आया है ना, तो ये रेड में, ये वैलोट में हम लोग जानते हैं सारे कलर टूट गया। फिर ऐसे यहाँ पे प्रिज्म रखा, तो इसी कोण से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, ये श्वेत प्रकाश में जो है वो क्या बदल गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ गए। तो आखिर क्या होता है श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम का पूर्ण योजन? तो वर्ण पट को श्वेत, है ना, पुनः श्वेत प्रकाश में बदल देना जो है वो पूर्ण योजन कहलाता है। आप सभी को याद रखना है। कभी अगर एग्जाम में मान लीजिए भूले भटके आ गया तो आप उससे परेशानी नहीं होना चाहिए। अगली बात, यहाँ से एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि ये जो हुआ था ना, न्यूटन ने सबसे पहले जो है वो सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। अगर कल के डेट में अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि ये जो सूर्य का स्पेक्ट्रम यानी सूर्य का वर्ण विक्षेपण जो है वो प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांच की प्रिज्म का उपयोग किया था, तो वो न्यूटन साहब थे। ठीक है, कौन थे? तो न्यूटन साहब थे। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो आपको इतना है ना, अभी तक तो इतना ही याद हुआ कि चलो गति का नियम दिया था। ठीक है ना, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय, गति का तृतीय, है। न्यूटन साहब फिजिक्स में बहुत सारे योगदान दिए हैं ना, तो ये सब देखिए, ये अभी तक आपको शायद पता ना हो, लेकिन अभी याद रखिएगा, ये जो इसका भी जो है खोज किसने किया था? न्यूटन साहब ही ने किया था। चलिए आगे समझते हैं। फिर आगे आता है सम इम्पोर्टेंट नोट इस चैप्टर के, है ना। अभी तक जो पढ़ा था उसमें कुछ चीज़ें जो मैंने अभी तक शायद नहीं बताया होगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डिस्कस करूँगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका सम इम्पोर्टेंट नोट्स, है ना, पढ़ने वाले। तो सबसे पहला देखिए, याद रखिएगा, मानव नेत्र से संबंधित नोट। तो देखिए ये नोट आखिर है क्या? तो सबसे पहले मानव नेत्र को अगर मान लीजिए, है ना, मानव नेत्र को मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए। ये क्या बात हुआ यार, है ना, किसी का मृत्यु हो गया और हम यहाँ से आँख निकालने के लिए, है ना, देखिए होता क्या है कि अगर सच में किसी का मृत्यु हो जाता है तो निकाल इसलिए जाता है किसी का आँख मृत्यु के पश्चात कि ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके आँख में प्रॉब्लम है, जिसके पास आँखें नहीं है ना, तो वो आँख जो है उसको रिप्लेस करके यानी उसमें फिट करके किसी एक को जो है ना वो मतलब जीवन दे सकें। इसीलिए जो है मृत्यु के पश्चात आँख निकाल लिया जाता है आजकल में, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया जो है बहुत आगे चल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो मानव नेत्र को कितने घंटे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो 4 से 6 घंटे के अंदर, जैसे किसी का मृत्यु हुआ उससे 4-6 घंटे के अंदर जो है वो निकाल लेना चाहिए आँख को, तब जो है वो आँख किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो अगर फिट किया जाता है तो प्रॉपर ढंग से वर्क कर सकता है। ठीक है, अन्यथा नहीं करेगा। उसके बाद देखिए और अगला फैक्ट क्या है, यहाँ से देखिए ना, तो चश्मा, मान लीजिए किसी को चश्मा लगा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, किसी के पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होता है, क्या वो भी नेत्रदान कर सकता है क्या? तो चलिए उन्हीं के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले चश्मा पहनने वाला व्यक्ति, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुका व्यक्ति, मधुमेह, है ना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के रोगी, जिन्हें कोई भी संक्रमण रोग नहीं है, वो भी नेत्रदान कर सकता है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा, है ना, यहाँ से याद रखिएगा क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन नेत्रदान कर सकते हैं ना, या कौन सी
बीमारी आपको दे देगा, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, मतलब इनमें से कौन है जो नेत्र को दान कर सकता है। उसके बाद पहला क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनेगा कि कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो 4 से 6 घंटे के अंदर, याद रखिएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव सेशन आप सभी को तो कराया ही जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ से बता दें ताकि आप सभी अच्छे से और याद रख सके, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको याद रखना है मोतियाबिंद चश्मा पहनने वाला मधुमेह का जो रोगी है ना, यानी शुगर वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर वाले जो रोगी होते हैं ना, जिनके पास कोई भी संक्रमण रोग नहीं है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लाइन हो जाता है कि जिनके पास कोई भी संक्रमण रोग नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, संक्रमण रोग वही जिसके पास मान लो कि किसी को HIV हुआ है ना, उसको बोलते हैं संक्रमण रोग। तो किसी को उसके बाद क्या कहते हैं, एड्स हो गया है, तो किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सब चीज़ें अगर किसी के पास है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अन्यथा अगर किसी के पास संक्रमण रोग नहीं है तो वो नेत्रदान कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद याद रखिएगा यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है, आप सभी को समझना है, ठीक है ना। तो ये देखिए नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है, और यह एक सरल प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। मतलब जो नेत्र निकाला जाता है ना, तो उसमें 10 से 15 मिनट के अंदर नेत्र निकाल लिया जाता है, और यह एक सरल प्रक्रिया है, तो उसमें कुछ नहीं करना, याद रखिएगा, इसमें कोई भी हानि नहीं होता। ये फैक्ट आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारी जो संक्रमण रोग से संबंधित है, आखिर कौन जो है नेत्रदान नहीं कर सकता है, उनके बारे में सारे पॉइंट आप सभी को अच्छे से याद रखते चलना है। यहाँ पे देखिए कि ऐसे व्यक्ति जो एड्स है ना, एड्स से, उसके बाद हेपेटाइटिस बी से है ना, या फिर किसी को सी से ही, जिस रेबीज से यानी जिसे हम जलविद्दी कहते हैं, या ल्यूकेमिया से, हैजा से, तनिका सोज जिसे हम मेनिटाइटिस कहते हैं, या मस्तिष्क सोज है ना, एनसीफेलिटिस के कारण किसी का मृत्यु हुआ है, तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो ये याद रखिएगा ये आप सभी, ठीक है ना। ये जितने भी बीमारी यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सभी जो है वो वायरल रोग हैं, यानी संक्रमण बीमारी है, जिसके कारण अगर किसी को मृत्यु हुआ है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, याद रखना है आप सभी को, ठीक है ना। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद समझते हैं, यहाँ से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, और अब हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब आपका जो टॉपिक आता है यहाँ से कि इंद्रधनुष का बनना, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से इंद्रधनुष का बनना। क्या आपने कभी आकाश के अंदर इंद्रधनुष बनता हुआ देखा है? जी जरूर देखा होगा। तो उन्हीं के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि इंद्रधनुष आखिर कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से मैं आप सभी को समझाता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को ना पढ़ के भी सुनाऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये प्रक्रिया आप सभी को इंद्रधनुष का है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, आप लोग अक्सर देखे होंगे कि इंद्रधनुष तब जाके बनता है जब जो बारिश हुई होती है ना, अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा केस में जब बारिश होने के बाद ही बनता है। आप सभी ने भी इस बात पे गौर किया होगा। तो आखिर होता क्या और कैसे होता है, ये हमारे सूर्य देव यहाँ से रहे, ठीक है ना। यहाँ पे बादल जी हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ना क्या है, यानी बारिश का बूंद है ना, बहुत सारे बारिश का बूंद होते हैं। हम जानते हैं जब बारिश हो रही होती है, जब होने वाली होती है, या कुछ हुआ रहता है, ठीक है ना, तो उस समय आकाश में बहुत सारे बादल या बादल के बूंदे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है कि आकाश में जो बादल होते हैं ना, अब बताओ ये है पानी, है ना। आप जानते हैं कि पानी के पास अपना क्या है, अपवर्तन है, अपवर्तन है ना। तो पानी के पास जब अपना अपवर्तनांक है, तो हम जानते हैं कि ये एक माध्यम की तरह ट्रीट करेगा, है ना। ये जैसे ही एक माध्यम की तरह ट्रीट करेगा, जैसे ही व्हाइट लाइट आएगा ना, व्हाइट लाइट आया तो हम जानते हैं व्हाइट लाइट 7 रंगों से बना हुआ होता है, और 7 रंगों से बना होने के कारण तो इसमें जैसे ही जाएगा तो अपवर्तन प्रक्रिया के द्वारा ये विभिन्न रंगों में 7 रंगों में टूट जाएगा, और टूट जाएगा, परावर्तन होकर है ना ये आकाश में दिखने लगेगा। और जिसके कारण क्या होता है, तो ये हमारा इंद्रधनुष 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। तो इसमें देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे याद रखिएगा, इंद्रधनुष किसके कारण, तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनती है, यानी कि प्रकाश के विभिन्न रंगों में टूट जाना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक वाइट लाइट ऐसे आया, है ना। ऐसे आने के बाद यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पे आया तो होता क्या है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। देखिए यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ ना, यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद यानी अपवर्तन होने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ। इसके बाद वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे साइड, ये पानी का बूंद है, तो पानी की बूंद के अंदर फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ठीक है ना, ऐसे आया। उसके बाद ये जो है ऐसे टूट गया, है ना, यहाँ से परावर्तन हो गया, यानी रिफ्लेक्शन हो गया। तो पहली प्रक्रिया याद रखिएगा, सबसे पहला क्या होता है, जैसे ही व्हाइट लाइट आया तो अपवर्तन हुआ, यानी रिफ्रैक्शन हुआ। उसके बाद जैसे ही फिर दूसरे छोर से टकराया, और यहाँ से फिर से क्या हो गया, तो फिर से यहाँ पे परावर्तन हो गया, है ना, परावर्तन हो गया प्रकाश की किरण। और परावर्तन के बाद फिर क्या होगा, फिर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर अपवर्तन हुआ, और दूसरे साइड जहाँ से हम देखते हैं, यानी यहाँ पे आके जो है आपका इस साइड जो है
क्या बनता है, तो इस साइड याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो है वो बन जाता है इंद्रधनुष। जैसे यहाँ पे रेड कलर है तो रेड बनेगा, है ना, उसके बाद क्या कहते हैं ऑरेंज बनेगा, उसके बाद येलो बनेगा, वैसे ग्रीन बनेगा, है ना, इसके बाद सारी प्रकाश की किरण बनते चला जाएगा और लास्ट में जो हम जानते हैं बैगनी कलर ही बनता है। तो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है हमारे आकाश में, और तो उसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। तो ये प्रक्रिया होती है टोटली इंद्रधनुष बनने का। और सबसे पहला यहाँ पे याद रखिए कौन कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है इंद्रधनुष में, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, है ना, कि रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। पहली क्रिया क्या होता है, अपवर्तन होता है। दूसरी क्रिया क्या होती है, परावर्तन होता है। फिर तीसरी क्रिया क्या होती है, अपवर्तन होता है। यानी कुल मिला के 3 प्रक्रिया होती हैं, है ना। वैसे 2 प्रक्रिया बोलिएगा लेकिन 3 बार होता है ना, 3 बार होता है। और 2 प्रक्रिया होता है, एक तो होता है आपका अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। तो पहली प्रक्रिया में अपवर्तन, फिर परावर्तन और फिर अपवर्तन याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कभी भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो लिखा हुआ है उनके बारे में आप सभी को समझा देते हैं। वही चीज़ें लिखा है जो यहाँ पे मैंने आप सभी को समझाया। तो देखिए इंद्रधनुष जिसे हम रेनबो भी कहते हैं, तो सूर्य की किरण, है ना, पानी के बूंद से टकराने, है ना, बूंद से टकराने और परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनने वाली एक प्राकृतिक दृश्य है। यानी ये प्राकृतिक के द्वारा ही बनता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सूर्य की सफ़ेद रोशनी वर्षा की बूंद में प्रवेश करती है तो ये अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण, यानी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रकाश अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण ही टूटता है। तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य यानी विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी भूले भटके ये तो 2 नंबर में पूछेगा तो बहुत अच्छा है, शॉर्टकट में इतना ही लिख देना है, ठीक है ना। विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और उसके बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगर 5 नंबर में कभी पूछ लिया तो याद रखिएगा पूरे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए समझना जरूरी है। तो सबसे पहली देखिए प्रक्रिया क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि अपवर्तन होता है जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो सूर्य की किरण जब प्रकाश की बूंद में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा में बदलती है और इससे सफ़ेद प्रकाश के अलग अलग रंगों में, है ना, अलग अलग कोण पे मुड़ जाती है, ठीक है, जैसे अभी आप सभी को समझाया था। उसके बाद सेकंड स्टेप में बताया कि परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो बूंद के अंदर, है ना, यानी बूंद के अंदर किरण का कुछ हिस्सा जो आंतरिक परिवर्तन से परावर्तित हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है, तभी तो इंद्रधनुष दिखाई देगा। उसके बाद फिर क्या होता है, तो पुनः अपवर्तन होता है। किरणें जो है वो बूंद से बाहर निकलते समय एक बार फिर अपवर्तित होती है और जिससे जो है अलग अलग रंगों में, अलग अलग रंग प्रकाश में एक अर्धवृत्ताकार पट्टी के रूप में दिखाई देता है। और इंद्रधनुष, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष का बनना कहते हैं, या बोल सकते हैं उसके आगे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इस क्रम में होते हैं। तो किस क्रम में होते हैं, तो लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला, हरा, जामुनी, है ना, बैगनी, जो आपको विज्ञान पढ़ाया था, ठीक है, उसी पट्टी के रूप में होता है। उसके बाद यह जो है वो दृश्य तब अधिक स्पष्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा विजिबल कब होता है, सबसे ज़्यादा स्पष्ट हमें कब लगता है, तो याद रखिएगा कि जब जो है वो सूर्य की किरण कम कोण से वर्षा की बूंदों से टकराती है, तब इंद्रधनुष आमतौर पे, है ना, तब जो है सबसे अच्छा होता है। तो कब स्पष्ट रूप से होता है, यानी सबसे अच्छा कब होता है, जब वर्षा की बूंदें से कम कोण से टकराती है तो सबसे अच्छा बनता है इंद्रधनुष, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद इंद्रधनुष आमतौर पर बारिश के बाद ही बनती हैं। तो ये सभी चीज़ें आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे देखिए, देखिए मान लीजिए आपके पास ये वाटर ड्रॉपलेट है, यानी कि जो रेन मतलब वर्षा जो है वर्षा की बूंदें हैं। यहाँ पे देखिए ये अभी इतना टेढ़ा है तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, है ना, यहाँ पे कोण मतलब जो है वो ज़्यादा कोण से बन रहा है। और मान लो कभी ऐसा आ जाए, है ना, तो और मतलब और थोड़ा कम से बनेगा, और ऐसा आया तो कम से बनेगा। तो मतलब कोण जितना कम रहेगा ना, मतलब जितना डिग्री, जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा से बनेगा, है ना, यानी जितना कम कोण रहेगा उतना अच्छा से बनेगा, याद रखिएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, जितना वर्षा की बूंदें कम एंगल से कम कोण से टकराती है उतना ही इंद्रधनुष अच्छे बनती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है, तो याद रखिएगा आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, उसके बाद अपवर्तन हो गया, ये सब होती है। उसके बाद अगर सीधा अगर लफ्जों में पूछा जाए कि वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष क्यों बनती है, तो याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनती है। क्योंकि इंद्रधनुष का कारण जो है वो 2-3 हो जाता है। एक तो याद रखिएगा, अगर ऐसे अगर आपसे ऑप्शन दे के पूछता है कि अपवर्तन परावर्तन करके, तो वो आपको समझ जाना है, मैंने बताया। अगर सीधे लफ्जों में पूछे कि परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या वर्ण विक्षेपण के कारण, तो याद रखिएगा वर्ण के विक्षेपण के कारण। क्योंकि अगर वर्ण विक्षेपण होता ही नहीं तो परावर्तन और अपवर्तन होके कैसे बन जाता जी, आप भी सोचो, नहीं ना बनता। इसलिए वर्ण विक्षेपण क्रिया के कारण इंद्रधनुष बनती है और आप सभी को याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि इंद्रधनुष बनने में जो है अपवर्तन, परावर्तन और पुनः
अपवर्तन कुल 3 प्रक्रिया भाग लेती है। ठीक है, चलिए, जो कि आप सभी को मैंने समझाया। तो यहाँ से आपका इंद्रधनुष का टॉपिक समाप्त होता है। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप सभी को मतलब क्लियर होगा। चलिए, अब आता है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है ना। तो वहाँ पे मैंने जो है वो पीछे जो क्लास में पढ़ा था वहाँ पर अपवर्तन के बारे में, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे समझते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए कि वायुमंडलीय अपवर्तन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो पृथ्वी में उपस्थित वायुमंडल के ऊपर प्रकाश का अपवर्तन होना जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन आपको समझ में आया क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्यों हो इसके बारे में समझने से पहले ये समझिए क्या होता है। तो पृथ्वी में उपस्थित वायुमंडल के कारण, तो वायुमंडल के कारण क्या मतलब हुआ। वायुमंडल आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो है ना कुल 5 परत होती हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारे आयन होते हैं, उसके बाद धूलकंस होते हैं, उसके बाद एयर होते हैं जिसके पास मतलब हवा होते हैं, जिसके विभिन्न प्रकार के गैस होते हैं, जिसके पास अपना ना अपना कुछ अपवर्तन होते हैं, अपवर्तनांक होते हैं, है ना। और जिसके कारण क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ें आप सभी से 2 नंबर में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, 2 मार्क में। ठीक है, तो आपको जवाब में ये लिखना है। उसके बाद अगर पूछता है कल के डेट में कि वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें आप सभी को याद रखना है। पहला प्रभाव यानी वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या यूज नहीं, मतलब आप बोल सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है। तो सबसे पहली घटना जो तारे का टिमटिमाना, यानी रात में आप लोग है ना तारे का टिमटिमाना देखते होंगे, वो किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि तारे का टिमटिमाना क्यों होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे दे देगा परावर्तन करके, अपवर्तन करके, वायुमंडलीय अपवर्तन करके, विक्षेपण करके, है ना। तो आप सभी को याद रखिएगा किसके कारण जी, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो तारे का टिमटिमाना होता है। ठीक है, अब कैसे होता है इनके बारे में समझते हैं। अगर कल के डेट में मान लो 5 नंबर में पूछ दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये सब 5 नंबर में कभी पूछ भी सकता है, ऐसा बता रहा है। चलिए यहाँ से समझते हैं सबसे पहले होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल जो है वो वायु होती है ना। उसके पास अपना आवर्तनांक होता है ना, वो बदलता रहता है, याद भी रखिएगा। कैसे बदलता रहता है, कभी है ना वो जैसे कभी हीट होता है तो हीट होने के साथ है ना एयर प्रेशर कम होता है, कभी ज़्यादा होता है ना। उसके बाद क्या होता है, कभी बारिश आती है, कभी कुछ होता है, मतलब कभी ज़्यादा हवा तेज बलती है। तो जिसके कारण होता है क्या कि इसका जो हमारा वायुमंडल है ना, इसका अपवर्तनांक फिक्स नहीं रहता है। और फिक्स नहीं रहता है जिसके कारण जो है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन बार बार है ना चेंज होते रहता है। जो इसके कारण जो है आकाश का जो मतलब ये जो तारा है ना उसका जो कलर होता है, यानी उसका जो रंग होता है ना, वो हमेशा मतलब उसका प्रकाश जो है ना टिमटिमाते नजर आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है, जैसे ही अगर हम धरती यहाँ पे एक है ना ये है यहाँ पे देखिएगा एक लड़का यहाँ से देख रहा है आकाश में तारे का। ठीक है, ये किरण का मार्ग है, तारे देख रहा है। अब बताओ तारे देख रहा है तो ये नीचे की ओर आने पर ना, जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है, तो यहाँ पे नीचे की ओर जो आता है ना, नीचे की ओर आने से अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो कभी बढ़ता है, ऐसा भी होता है, कभी कम भी जाता है ना, कभी कुछ होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ऐसे बढ़ता रहता है, कमता रहता है। और हम जानते हैं कि अपवर्तनांक जैसे ही कमता है बढ़ता है, इसका मतलब क्या होगा, है ना, कभी विचलन होगा, कभी विचलन नहीं होगा, कभी कम विचलन होगा, कभी ज़्यादा विचलन होगा, कभी कम विचलन होता है। जैसे अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है विचलन, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। इसी के कारण जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। मान लो किरण का जो प्रकाश है ऐसा है ना, आना चाहिए ऐसा, लेकिन जैसे ही अपवर्तन बढ़ता है, मान लो ये बेंड कर गया इधर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मतलब अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये दूर हट गया है ना। तो यानी एक्चुअल में जो है वो तारा का मार्ग जो है यहाँ से था, लेकिन ये आकर आभासी तारा यहाँ पे बन गया। तो ये प्रक्रिया जैसे मान लो है ना, कभी मतलब फिर ये अपवर्तनांक बढ़ रहा है, कभी घटा फिर अपनी स्थिति पे, फिर बढ़ा फिर अपनी स्थिति यहाँ पे, फिर बढ़ा है ना, फिर इधर, फिर कमा, फिर इधर, फिर कमा इधर। तो ऐसे ऐसे होता रहता है। तो इसी के कारण जो है वो प्रकाश हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। तो ये होता है बेसिक, वैसे आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आगे चलिए यहाँ से जो लिखा हुआ चीज़ है उनके बारे में समझते हैं। ये जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं आखिर क्या है। तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, याद रखिएगा। तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने पर अपवर्तन होने लगता है, जैसे आप सभी को समझाया। उसके बाद है क्या कि क्योंकि वायुमंडल का
जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। और क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक जो अवस्था है ना, याद रखिएगा, भौतिक अवस्था अस्थायी नहीं होती है, यानी चेंज होते रहता है, आप सभी समझते हैं। उसके बाद अंतः वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। मैं बताया कि कभी अभिलंब की, कभी बढ़ा तो अभिलंब की ओर झुका, कभी घटा तो कभी इधर झुका उधर झुका, और जिसके कारण तारे जो है आभासी स्थिति और उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। और जिसके कारण क्या होता है कि तारे की है ना, जो आभासी स्थिति होता है वो विचलित होती रहती है, और आँख में प्रवेश करने वाली जो तारे की प्रकाश की मात्रा होती है वो झिलमिलाती रहती है, और जिसके कारण कोई भी तारा चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला प्रतीत होता है, जिसके कारण हमें तारे जो है वो टिमटिमाते नजर आते हैं। याद रखिएगा, सही बात है जी। इसी के कारण जो है तारे कभी कभी अपने वास्तविक स्थिति से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। देखिएगा, कभी कभी कोई तारा ऐसा होता है जो लगेगा आपको कि बहुत दूर है, लेकिन कोई तारा लगता होगा बहुत छोटा भी, बड़ा है, और लेकिन वो कम मतलब नज़दीक में है, ठीक है ना। तो ऐसा आपने कभी देखा होगा। तो ये सभी घटना जो अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी प्रोसेस आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है, अगर कभी आपके एग्जाम में पूछता है या आपके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में वैसे पूछा है ये क्वेश्चन कि ग्रह टिमटिमाते नहीं है, इसका कारण बताएं, ठीक है ना। आप बताओ, कभी आपने कोई भी ग्रह को देखा है टिमटिमाते हुए? वैसे हमने देखा ही नहीं है ग्रह को कभी, है ना। अगर मान लो अगर कभी आपने देखा हो तो एक्चुअल में बात कर रहे हैं, अगर आपने कभी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इन सभी का अगर उपयोग किया होगा तो आपने देखा होगा कि ग्रह जो है वो टिमटिमाते नहीं है, ठीक है ना। अब क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसका रीज़न हम लोग समझते हैं। देखिए, आखिर क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ये देखिए रीजन क्या है। तो ग्रह जो है ना वो पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होते हैं, और वे जो है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। पहला रीजन देखिए, ये हमारा जो तारा है ना वो बहुत दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर है। जितना जो सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, लेकिन सूर्य से भी दूर तारा है, जो तारा अगर रात में देखते होंगे वो सूर्य से भी बहुत दूर होते हैं, और वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। बताओ, ग्रह पहले भी जब मैंने वहाँ से बताया था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो आपको पता आया था कि ग्रह जो है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, यानी सूर्य की प्रकाश पड़ा तो जिसके कारण ग्रह दिखाई देते हैं, है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या है, तो वो सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित करते हैं, चूंकि ग्रह तारे की तुलना में पृथ्वी के बहुत ही करीब होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि ग्रह जो है बहुत ही करीब होते हैं, और जब करीब आया तो इसका मतलब ये बताओ, अब कोई चीज़ हमारे नज़दीक है, यानी आँख के जो चीज़ नज़दीक है तो उसका अगर थोड़ा बहुत अगर अपवर्तन भी होता है, यानी अगर उसकी वास्तविक स्थिति में कुछ बदलाव भी होता है, तो क्या आप बताओ उसमें कुछ आपको अंतर लगेगा? नहीं लगेगा अंदर। सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारी पास में रखा हुआ चीज़ें हैं तो अगर वो थोड़ा हिलता भी है तो हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको विजिबल दिखाई देता है, अच्छे तरीके से दिखाई देता है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई दूर में है ना तो वो थोड़ा भी हिला ना लगेगा कि ये झलफला गया, है ना। तो ये रीज़न होता है एक कि ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि इनकी छवि वायुमंडल से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ नज़दीक में रखा है तो वो वायुमंडल से उतना इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। इसीलिए ये अपनी रोशनी को स्थिर और स्पष्ट दिखाती है, और हम बोलते हैं कि वे टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है जी। चलिए, यहाँ से आपका जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन का जो पहला एग्जाम्पल आप सभी को था, तारे टिमटिमाते क्यों नहीं है और ग्रह क्यों, तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है वो समझ गए होंगे ये सभी बातें। चलिए, आज उसके बाद आता है दूसरा चीज़ है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अब ये दूसरा चीज़ है, क्या होता है, ये दूसरा एग्जाम्पल होता है वायुमंडलीय अपवर्तन का, जो आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं। सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य का दिखाई पड़ना, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब सूर्य उदय होता है ना और जब सूर्य अस्त होता है, इन दो समय में जो सूर्य सबसे पहले सूर्य निकलता है, या सबसे जो लास्ट में सूर्य मतलब डूबता है, वो सूर्य जो है वो वास्तव में उससे पहले जो है अस्त हो चुका रहता है या उदय हो चुका रहता है, ठीक है ना। लेकिन हमें दिखाई जो है वो बाद तक देते रहता है। इसका कारण क्या, इसका भी रीजन जो है वो अपवर्तन ही है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप होता क्या है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके पास ये है पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर जो है वो वायुमंडल है, और हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पे रहते हैं और हम जानते हैं पृथ्वी के पास अपना जो है वायुमंडलीय अपवर्तनांक होते हैं, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है कि अगर मान लो
ये आपका सूर्य है ना, ओरिजिनल सूरज, ठीक है। ओरिजिनल सूर्य का मतलब जो एक्चुअल में था उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल वाली यहाँ पे अब बताओ ये क्या है, ये क्षितिज है। क्षितिज का मतलब हॉरिजॉन्टली है। तो यहाँ पे बताओ अब जो है वो शाम होता है तो हम जानते हैं कि सूर्य हमारे है ना सीधी हो जाती है, हमारे सीधी हो जाती है, होती है कि नहीं, हम जानते हैं सीधी लगने लगती है। जैसे अगर पश्चिम में सूरज डूब रहा है तो सीधी लगेगी, और जब सीधी लगेगी तो यहाँ पे होता क्या है कि वायुमंडल या अपवर्तन के कारण हम लोग जानते हैं इसका जो ओरिजिनल प्रकाश की स्थिति है ना, ये जो प्रकाश की किरणें आ रही होती है, इसका जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है। क्या होता है तो थोड़ा ऊपर चला जाता है, अविलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। हम जानते हैं जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये दूर हट जाता है। ये दूर हटते ही हमें ये जो सूर्य यहाँ पे था तो ये हमें यहाँ पे नजर आने लगती है, ठीक है। तो इसी के कारण हमें लगता है कि ये सूर्यास्त जो है अभी अभी हो रहा है, यानी अभी लेट से हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग वही चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो है हमें वास्तविक सूर्य उदय और अस्त से लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है। जी कितने मिनट तक आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सूर्य जो है वो कितने मिनट तक दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद भी और उदय से पहले, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 मिनट तक दिखाई देती है। यानी अगर एक्चुअल में अगर अस्त हो गया तो वो 2 मिनट पहले जो होता है वो हमारा कौन सा दिखाई देता है, आभासी सूर्य। उदय हुआ है ना, उदय जो होने वाला होता है ओरिजिनल सूर्य उससे पहले ही दिखाई देने लगता है, तो वो क्या होता है 2 मिनट तक वो होता है आपका आभासी सूर्य, याद रखिएगा। तो ये किसके कारण होता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो याद रखिएगा सूर्य अपने क्षैतिज स्थिति से थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, और वास्तविक सूर्य उदय और आभासी सूर्य उदय के बीच के अंतर जो है समय का अंतर लगभग 2 मिनट का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसीलिए सूर्य का थोड़ा चपटी प्रतीत होता है और थोड़ा चपटी भी प्रतीत होता है। अगर बताओ यहाँ से एक चीज़ और आप सभी को याद रखना है कि सूर्य चपटी क्यों प्रतीत होता है, तो वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर आपसे कल के डेट में ऐसा भी पूछा जाता है कि सूर्य का आकार कैसा है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा चपटी प्रतीत होता है। कैसा होता है जी, तो थोड़ा सा चपटी प्रतीत होता है सूर्य का आकार, ठीक है ना। चलिए तो और इसी घटना के कारण सूर्य उदय और अस्त के समय जो है ऐसा दिखाई देता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बाद भी दिखाई देता है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं होगा। बाकी आप 1-2 बार जब नोट्स को पढ़िएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर किसी भी प्रकार का तब भी आपको कोई परेशानी रहती है तो आप सभी को याद रखना, दोबारा उस पॉइंट पे जाके आप लोग देखिएगा, आपको बिल्कुल ही क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं परिकिरणन के बारे में। तो देखिए कि ये क्या होता है ना। आप सबसे पहले देखे होंगे कि आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? चलिए इसी के बारे में समझते हैं, है ना। तो देखिए प्रकाश का परिकिरणन सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, ठीक है ना, जिसमें धूल कण हो, आप धूल कण तो जानते होंगे, या किसी अन्य पदार्थ का है ना अत्यंत सूक्ष्म कण होता हो, यानी छोटा छोटा कण होता हो, धूल कण हो, यानी कुछ भी, यानी मतलब समझ लीजिए ना धूल कण, है ना। इसके द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रसारित यानी फैला देना, है ना, फैला देना यानी प्रसारित कर देना जो है उसे ही हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो सिंपल सा आसान सा है कि परिकिरणन हम उस घटना को कहते हैं कि जो वायुमंडल में आप बोल सकते हैं, या ऐसे माध्यम जिसमें बहुत सारे धूल कण हो या किसी भी अत्यंत छोटे छोटे पदार्थ हो ना, उसके द्वारा प्रकाश की किरण को विभिन्न दिशाओं में फैला दिया जाता है, छतरा दिया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। और आप सभी को याद रखना, आपके एग्जाम में भी 2 नंबर में ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज के जरिए, ये एक प्रकार का धूल कण है, ठीक है ना। ऐसे प्रकाश की किरण आया और विभिन्न दिशाओं में जो फैल गया ना, इसी घटना को हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन आखिर परिकिरणन तो हमने समझ लिया, चलो ये होता है, लेकिन परिकिरणन का जो परिघटना होता है उसके बारे में समझते हैं, तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आता है, देखिए सबसे पहला उदाहरण है, आप सभी याद रखिएगा कि आकाश का रंग नीला होना, ठीक है ना। आकाश का जो रंग मेरे दोस्त नीला होता है वो किसके कारण होता है ना, ये जो आपने देख रहा होगा आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है, वो क्यों होता है, तो वो भी परिकिरणन के कारण ही होता है, याद रखिएगा, परिकिरणन के कारण, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर में कि आकाश का है ना रंग नीला क्यों होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, परिकिरणन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या इनमें से सभी के कारण। तो आप सभी को याद रखना है परिकिरणन के कारण, ठीक है, परिकिरणन के कारण। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, है ना।
देखिए यहाँ पे ध्यान से कि गहरे समुद्र के जल का जो रंग होता है ना वो नीला होता है, ठीक है, वो भी नीला होता है। क्यों? ये भी प्रकाश के परिकिरणन के कारण। यहाँ पे देखिए आखिर ये बात तो हमने समझा कि आकाश का रंग नीला होता है परिकिरणन के कारण, लेकिन आखिर क्यों होता है? अगर सवाल ये आता है कि होता क्यों है ना, तो याद रखिएगा होता क्या है कि वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, यानी छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं ना। तो जब प्रकाश की यानी सूर्य की किरण इस छोटे छोटे कण पर पड़ती है तो क्या होता है, तो ये विभिन्न दिशाओं में फैला देते हैं। अब बताओ वायुमंडल तो बहुत बड़ा है, उसमें कितने सारे मतलब कितने सारे सूक्ष्म कण होंगे जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आप बताओ प्रकाश की किरण पड़ेगा तो क्या होता है, तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। और फैलने का रीजन है कि हम जानते हैं इससे पहले कि प्रकाश में 7 रंग होता है, लेकिन 7 रंग में सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। लेकिन नीला रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना मेरे दोस्त, ये नीला रंग ही जो है वो छोटे छोटे कण के द्वारा प्रसारित हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी के कलर जो है ना वो अवशोषित हो जाते हैं ये सूक्ष्म कण के द्वारा। क्यों? क्योंकि बाकी के कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो नीला से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए जो है वो नीला जो है वो सूक्ष्म कण के द्वारा विभिन्न दिशाओं में फैला दिया जाता है, और बाकी किरण जो आती है वो सभी कलर को अवशोषित कर लेता है सूक्ष्म कण। इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है ना। ऐसा नहीं है, न तो सूर्य रहता तो काला भी दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं है, नीला ही दिखाई देता। इसका रीजन है कि छोटे कण के द्वारा जो है वो नीले रंग का परिकिरणन सबसे अधिक हो पाता है, ठीक है, बाकी कलर का नहीं होता। ये बेसिकली मेन रीजन है आकाश का रंग नीला होने के कारण, ठीक है। चलिए आगे समझिए, गहरे समुद्र के जल का रंग जो नीला होता है ये भी उसी का कारण है ना, जैसे आकाश का रंग नीला होता है उसी का कारण है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद समझते हैं, ये भी आप याद रखिएगा एग्जाम्पल के जरिए, परिकिरणन का एग्जाम्पल। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, ध्यान से देखिएगा कि सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य का अधिक लाल दिखाई देना। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य मतलब निकलता है या फिर जब अस्त होते रहता है तो उस समय अधिक लाल दिखाई देता है, ये भी परिकिरणन के कारण होता है। ये भी एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हुआ अभी तक। तो बताओ नीला आखिर ये लाल क्यों होता है? देखिए मेरे दोस्त होता क्या है कि जब सूर्य अस्त हो रहा होता है या सूर्य उदय होता है तब प्रकाश को सूर्य से आने में पृथ्वी तक क्षैतिज दूरी यानी ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है ना। और जब ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है तो होता क्या है कि ये मतलब बाकी के जितने कलर है ना, हम जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो बाकी के कलर क्या होते हैं, आते आते रास्ता में आते आते ही विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि रास्ता में आते आते ही अवशोषित हो जाते हैं। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण ये हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, और उस समय जो है वो सबसे कम परिकिरणन होता है। तो किसी कलर का वो लाल रंग का जो सूक्ष्म कण के द्वारा सबसे कम परिकिरणन होता है, और जिसके कारण हमें सुबह और शाम के जरिए जो है ना वो रेड दिखाई देता है, यानी अधिक लाल दिखाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे जैसे जब सन हमारे सर के ऊपर आते हैं यानी पृथ्वी के नज़दीक आते चलते हैं, ऊपर आते चलते हैं ना, और तो ज़्यादा हीट के कारण और ज़्यादा नज़दीक होने के कारण ये सिर्फ रंग मतलब क्या कहते हैं सफ़ेद दिखाई देने लगता है, क्योंकि तब जो है वो सभी प्रकाश का परिकिरणन आसानी से हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद देखिए अब जो है ये सभी एग्जाम्पल आप सभी पहले याद रखिएगा, जितने भी एग्जाम्पल मैं आप सभी को बताया। उसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं कि परिकिरणन का निर्भर करना है ना, आखिर ये जो परिकिरणन है ना वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, इनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला याद रखिएगा कि बड़े साइज के जो कण होंगे ना, यानी जो वायुमंडल में देखिए बहुत छोटे छोटे कण भी होते हैं, कुछ बड़े कण भी होते हैं, तो बड़े साइज के जो कण होगा वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को परिकिरणन करता है। यानी अगर कोई भी धूल कण अगर बड़ा है ना, बड़ा साइज का है तो वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले को करेगा, यानी कि जनरली लाल रंग को करेगा। बताओ लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना, तो वो लाल मतलब वो जो है वो लाल रंग का करेगा सबसे अधिक। उसके बाद देखिए अगला है कि कम साइज के जो धूल कण होंगे है ना, यहाँ पे कम साइज के जो कण होंगे वो कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को परिकिरणन करते हैं। यानी जब छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, जो सबसे छोटा होगा वो कम तरंगदैर्घ्य वाले का करेगा, यानी कि बैगनी रंग का या नीला रंग का, क्योंकि नीला और बैगनी है ना जानते हैं कि दोनों का लगभग बराबर ही तरंगदैर्घ्य होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है वो सबसे
कम डिस्टेंस पे होता है हमारा सूर्य, और इस समय जो है छोटे छोटे कण के द्वारा जो है प्रकाश नीला रंग को अधिक तरंगदैर्घ्य कर पाते हैं। और जब क्षैतिज दूरी तय करती है, यानी जब शाम और सुबह के जरिए होता है, तो उस समय बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है सूर्य के प्रकाश को, तो उस समय बड़े साइज या फिर बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कण आपस में आते हैं ना, इसीलिए वहाँ पे लाल रंग का परिकिरण अधिक होता है। तो ये भी आप रीजन एक बोल सकते हैं कि इसीलिए भी सूर्य लाल दिखाई देता है जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। उसके बाद आता है कि जब बहुत बड़े साइज हो, है ना, जब बहुत बड़े साइज हो तो परिकिरण जो है वो सफ़ेद प्रकाश के रूप में हो जाता है। जैसे आप अगर मान लो कि क्या कहते हैं, आप किसी एक मतलब कोई भी एक मटेरियल ले लो, है ना, अगर आप सूर्य के प्रकाश में रखते हो तो क्या होता है, उसके द्वारा भी विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को फैला दिया जाता है। तो क्या बताओ, वो लाल रंग को फैलाता है ना। आप दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हो। मतलब कोई भी एक मटेरियल लेके आप छत पे जाना और सूर्य के प्रकाश में रखना, तो देखना क्या सूर्य के प्रकाश का जो परिकिरण वो करता है, यानी विभिन्न दिशा में फैलाता है, वो क्या करता है ना, वो सिर्फ लाल रंग को फैलाता है या सभी प्रकाश को फैलाता है। तो आप देखेंगे कि जैसा सूर्य का प्रकाश है वैसा ही वहाँ से परिकिरण होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज है, इसीलिए परिकिरण सफेद रूप में ही हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये 3 मेन पॉइंट था आप जो परिकिरण के बारे में था, है ना, इसको आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है अगला टॉपिक, अब आता है टिड्डल प्रभाव, है ना, टिड्डल इफेक्ट। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टिड्डल प्रभाव क्या है ना, टिड्डल प्रभाव किसे कहते हैं। तो एक ही बात है, आप सभी को याद रखना है। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल होता है, ठीक है, जानते हैं। सूक्ष्म कण का एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह धूल, कण, धुआं, वायु के अणु होते हैं जिसके द्वारा प्रकाश पुंज गुजरता है। तो सूक्ष्म कणों का दिखाई देना ही टिड्डल प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आखिर ये क्या होता है, तो बताओ। हम जानते हैं कि सूर्य हमारा जो वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, है ना। और वो क्या होते हैं, वो या तो जल होते हैं, वो धूल होते हैं, या धुआं होते हैं, व वायु के अणु होते हैं, यही सब होते हैं। और ये एक विषमांगी मिश्रण है, यानी जो हमें देख सकता है। यानी विषमांगी का मतलब होता है जो एक दूसरे में मिले ना अच्छे तरीका से, उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। मतलब जो स्पष्ट रूप से हमें अलग अलग दिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो तब क्या होता है, इस स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है ना, तो अगर ये सूक्ष्म कण हमें दिखाई देने लगे, तो इसी को हम टिड्डल प्रभाव कहते हैं। आसान है, जब सूक्ष्म कण का दिखाई देने लगे वायुमंडल के द्वारा, तो हम क्या कहते हैं, तो ये टिड्डल प्रभाव है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, है ना। कभी आपने देखा होगा या कभी आपने देखना आज घर पे जाके, धुएं से भरा हुआ कमरे में अगर छोटे छोटे छिद्र से प्रकाश आ रहा होता है, तो हमें सूक्ष्म कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी देखा है? नहीं तो आज का घर के अंदर जाना है ना, कमरे को बंद करना, खिड़की से थोड़ा सा क्या करना है ना, थोड़ा सा रोशनी आने देना, और देखना कि वहाँ से छोटा छोटा कण आपको दिखाई पड़ता होगा। आपने कभी देखा भी होगा ऐसा, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिड्डल प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो टिड्डल प्रभाव के कारण होता है, ये टिड्डल प्रभाव कहलाता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल समझिए, है ना। कभी आपने जंगल में या फिर कभी आपने वन में गया होगा, ठीक है, वन में, जंगल में, या आपने जो कहते हैं ना छोटे छोटे बगीचा में भी गया होगा, तो वहाँ पे भी आप देखे होंगे अक्सर होता क्या है कि जब घने जंगल के बीच में सूर्य का प्रकाश आता रहता है, यानी पेड़ पौधे के, आप देखिएगा कि एग्जस्ट बीच में अगर कहीं ना छोटा सा अगर प्रकाश की किरण आता जाता है, तो उस बीच में आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता होगा, धूलकण दिखाई देता होगा, या प्रकाश का जो ये आप किरण देख रहे होंगे, ये दिखाई देता होगा कुछ इस प्रकार का। तो ये क्या होता है, ये भी आप टिड्डल प्रभाव का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ये भी आपका टिड्डल प्रभाव, टिड्डल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, हवा में धूल का दिखाई देना। जी हाँ ना, हवा में जो धूल दिखाई देता है वो भी क्या होता है, तो टिड्डल प्रभाव होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आता है कि दूध का मिश्रण में प्रकाश डालना। अगर आप एक गिलास दूध लेना, उसमें जो है प्रकाश डालना, तो आपको कुछ कण दिखाई देंगे, है ना। ये भी आपका क्या होता है, ये टिड्डल इफेक्ट होता है, टिड्डल प्रभाव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, यानी कुछ टॉपिक आते हैं, ये उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा जी। तो यहाँ से जो है मेरी बेसिकली यहाँ पे आपका जो टॉपिक होता है वो समाप्त होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब उसी के जरिए, है ना, उस टॉपिक के ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, उनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला आपने देखा है कि आकाश का रंग, है ना, नीला होता है, लेकिन इसका रीजन है क्यों, है ना। आकाश का रंग जो नीला होता है, हमने समझा, हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिया भी है क्वेश्चन के रूप में। तो आप बताओ
अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, समझ तो पहले से गई हैं लेकिन यहाँ पे फिर से समझते हैं कि आखिर आकाश स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये अभी कब देखिए, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये आप 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर में तो पूछा ही जाएगा कन्फर्म। तो देखिए जब 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको कम से कम 7 से 8 9 लाइन लिखने हैं, लेकिन 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 से 3 लाइन लिखने हैं ना, तब शॉर्टकट में लिखने हैं। तो बस सिंपल सा यही बात होता है, मेन होता है आपको समझना। ठीक है, चलिए जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो वायुमंडल में हम जानते हैं वायु के अणु होते हैं, सूक्ष्म कणों के द्वारा नीले रंग यानी कि कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकीर्णन कर देता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, जो हमारी आंख तक पहुँचती है, इसलिए आकाश जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो रंग होता है उसको परिकीर्णन नहीं कर पाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया था कि जो वायुमंडल में होते हैं बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो नीले रंग का तरंगदैर्घ्य जो कम सबसे कम होता है, और सबसे कम होता है ना, मतलब बैगनी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बैगनी और नीला में थोड़ा अंतर होता है। तो क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो सूर्य के प्रकाश को जो है वो परिकीर्णन कर देता है, यानी कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को यानी नीले रंग को जो है वो परिकीर्णन कर देते हैं सूक्ष्म कणों के द्वारा। ठीक है ना, और जिसके कारण क्या होता है, तो हमें वायुमंडल का कलर नीला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब अधिक तरंगदैर्घ्य वाला होता है तो उसको तो नहीं कर पाता है परिकीर्णन, तो जिसके कारण वो हमारा जो है वो नहीं दिखाई देता है और बाकी सिर्फ नीले कलर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट है आपको याद रखना है हमेशा के लिए। चलिए वो नोट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, आकाश काला प्रतीत होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब वायुमंडल नहीं रहता तो कोई भी उसमें धूल कण नहीं होता, कोई भी धूल कण नहीं होता तो प्रकाश की किरण आता है ना। वैसे तो वायुमंडल नहीं होता तो हम लोग भी नहीं रहते, लेकिन एक कल्पना किया जा रहा है कि अगर आकाश काला मतलब वायुमंडल नहीं होता तो काला प्रतीत होता। क्यों, क्योंकि कोई भी धूल कण नहीं होता है ना, तो धूल कण नहीं होने के कारण प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता, तो सिर्फ काला कलर नजर आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी समझ लेते हैं यहाँ पे कि अंतरिक्ष से, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में कई बार पूछा गया कि अंतरिक्ष से दिखाई देने है ना, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है, तो काली दिखाई देता है, याद रखिएगा। ठीक है, कैसा, काला दिखाई देता है या काली दिखाई देता है, आप बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है ना उसके पास वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है, धूलकण नहीं होते हैं, इसलिए प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा परिकीर्णन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि चंद्रमा पर आकाश कैसा दिखाई देता है। मेरे दोस्त, चंद्रमा पर भी आकाश जो है वो काला ही दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा के पास भी अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है जैसे कि हमारी पृथ्वी के पास है, इसलिए वहाँ पे प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता है और जिसके कारण काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आखिर अगला है टॉपिक, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। पहले भी समझाया था इसलिए मैंने उतना डिस्कस नहीं किया, और फिर भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना, आपके पास नोट रहेगा, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है अगला टॉपिक, और है आपका एक कि खतरे के सिग्नल में आपने देखा होगा कि लाल रंग का उपयोग ही हम क्यों करते हैं। ठीक है, बताइए, क्या आप सभी को पता था पहले से? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खतरे के सिग्नल के रूप में जो है वो लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं। चलिए इसके बारे में भी हम समझते हैं, कभी आपने देखा होगा, है ना, ये डेंजरस आखिर लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में हम क्यों करते हैं, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली सबसे आसान है, सबसे आसानी तरीका से आप समझ सकते हैं। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हम जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात यह कोहरा में, धुआं में या ज़्यादा धूप में भी कम परिकीर्णन होता है, और इसीलिए यह दूर तक देखने में भी लाल रंग ही दिखाई पड़ता है। देखिए होता क्या है कि जब आप कभी ठंडी के महीना में देखा होगा या कभी बरसात के महीना में, जब है ना ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं मौसम घना सा रहता है या फिर ज़्यादा धूप रहता है, ज़्यादा ठंडी में कोहरा रहता है या कभी धुआं रहता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में, है ना, कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उस समय होता क्या है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। अब हम जानते हैं कि जब अणु का, है ना, जब अणु का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा होता है, तो हम जानते हैं कि अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं, अर्थात लाल रंग का अधिक परिकीर्णन कर पाते हैं। इसीलिए लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ज़्यादा होता है, और जिसके कारण जो है कोहरा, धुआं, धूप में भी कम परिकीर्णन होता है और हमें दूर तक आसानी से दिखाई देता है, इसलिए जनरली यूज किया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये लाल रंग है ना इसलिए इसको हम खतरा के रूप में मतलब क्या कहते हैं यूज कर लिया जाए, इसका मेन रीजन इस यहाँ का साइंस है। ठीक है, चलिए उसके बाद मुझे उम्मीद है ये सब समझ गए होंगे, आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, इसके कारण होता है। तो
चलिए उसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे फिर से अगला टॉपिक एक और यहाँ पे कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो है वो सूर्य का रक्त भाव प्रतीत होता है, यानी लाल रंग प्रतीत होता है। आखिर क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलिए पीछे भी मतलब अभी जस्ट कुछ देर पहले समझे थे, लेकिन यहाँ पे फिर और डिटेल से समझते हैं, है ना। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले कि जब हम जानते हैं कि सूर्य जो है जब सर के ठीक ऊपर होता है यानी ऊर्ध्व अस्त हो, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज़ हमारे सीधे होते हैं तो कम दूरी तय करती है, ठीक है, जो मैंने पहले भी समझाया। तो होता क्या है कि दोपहर के समय सूर्य सफेद प्रतीत होता है, बिल्कुल सही बात है, इतना तो आपने समझ लिया ना, है ना, क्यों होता है। उसके बाद देखिए होता क्या है कि क्योंकि नीले और बैगनी रंग का थोड़ा ही भाग परिकिरण हो पाता है ना। और जब क्षैतिज सूर्य, है ना, इस समय में जब क्या होता है, जब सूर्य जो है वो सफेद प्रकाश प्रतीत होता है, इस समय नीले और बैगनी रंग का थोड़ा ही भाग परिकिरण हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण वो श्वेत मतलब दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए होता क्या है, अगला पॉइंट आता है कि जब सूर्य क्षैतिज रहता है यानी कि सीधे सीधे रहता है, यहाँ पे अपना सूर्य, यहाँ पे जो है अपना अर्थ है, तो यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो इसके सीधे सीधे रहता है। जब सीधे सीधे रहता है ना, यहाँ पे क्षैतिज ना, ये हुआ आपका क्षैतिज, ये हुआ ऊर्ध्वस्थ। तो जब ये ऐसे रहता है ना सिंपल, तब क्या होता है, इस समय ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, यानी सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। तो जब ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है तब क्या होता है, तो उस समय ज़्यादा धूल कण आते हैं हमारे रास्ते में, यानी सूर्य के रास्ते में। उस समय सूर्य ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा और यह कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश यानी नीले अथवा जो है वो बैगनी रंग का परिकिरण कर देता है, ठीक है। और जैसे ही नीले और बैगनी रंग का परिकिरण हो पाया तो अधिक तरंगदैर्घ्य वाला दिखेगा, यानी सिर्फ लाल रंग तक ही हमारे आँख तक पहुँच पाता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो ज़्यादा होता है। अंततः जो है हम बोलते हैं कि सूर्य रक्तभाव प्रतीत होता है, यानी सूर्य जो है वो लाल प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीक़ा से ये समझ चुके होंगे, किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति, है ना, नहीं होगा जी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर कैसा लगा आप सभी को, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपने इस टॉपिक को समझा होगा, इस चैप्टर को समझा होगा। अगर इसी प्रकार से आपने अगर दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो आपने, है ना, आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और PDF नोट्स आप सभी को कैसा मिलेगा फिर से एक बार बता दे रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये फ्री मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या इस नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही जहाँ तक हो आप सभी इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों यारों के पास, जो भी आप क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगली वन शॉट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के जरिए पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूछ सकते हैं, या वीडियो में कहीं पे परेशानी आती है तो आप उस पॉइंट पे जाके दोबारा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छी से क्लियर होगा, ठीक है जी। ओके, बाय।